हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं और उस पर मैंने अच्छे से आपको बिजनेस के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो बिजनेस का तो काफ़ी हमने सीखा समझा 2 लेक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो देखो किसी भी बिजनेस को, है ना, कोई बिजनेस हम सेट करते हैं ना, बिजनेस तो आपने अच्छे से समझ लिया लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की। विदाउट रिसोर्सेज आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपको अभी ये वीडियो यूट्यूब पे देखना है या हमारी ऐप पे देखना है तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, आपको मोबाइल की ज़रूरत होगी, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, पावर की ज़रूरत होगी, तब जाके आप ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देख पाएंगे, इस लेक्चर को देख पाएंगे। और मुझे रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, स्टूडियो की ज़रूरत है, पैनल की ज़रूरत है, कैमरा की ज़रूरत है और कार्ड रीडर की ज़रूरत है, उसके बाद कंप्यूटर की ज़रूरत है, सॉफ्ट वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, उसके बाद में इंटरनेट की ज़रूरत है, यूट्यूब पे चैनल की ज़रूरत है ना, तब जाके ये आप तक एक लंबे प्रोसेस के बाद वीडियो पहुँचेगा। और नॉलेज की ज़रूरत भी है, मेरे में ये नॉलेज भी होना चाहिए कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, है ना, स्किल भी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल भी बहुत ज़रूरी होती है ना। सो ये सारी क्या चीज़ें, ये रिसोर्सेज है। तो ऐसे कैसे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब इन रिसोर्सेज में मेन जो रिसोर्सेज आते हैं उसमें आता है सबसे पहले मैन, फिर आता है मनी, फिर आता है मटेरियल, मटेरियल के बाद में आता है आपका मशीन, आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा क्लास 11-12 के अंदर, और फिर आती है आपकी मेथड, और कुछ लोग जैसे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं मार्केट। तो कुछ लोग जो है इसको रिसोर्सेज जो है इसको बोलते हैं 5M, और कुछ बुक्स के अंदर मार्केट को भी जोड़ दिया गया है, तो वो 5M ना होके ये हो गया आपके 6M, है ना। तो ये 5M ही समझिए। मार्केट तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन रिसोर्सेज में मेन ये ज़रूरत होती है, मार्केट की भी होती है। तो अलग अलग प्रोफेसर ने, कुछ ने 5M बोला है, किसी ने 6M बोला है। इसका मतलब ये है कि मैन आएगा, मैन में आपका एंटरप्रेन्योर आ गया, बिजनेसमैन आ गया, है ना, और फिर उसके बाद में आपका लेबर आ गया पूरा, है ना, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ये सब आ गई। और उसके बाद मनी, कैपिटल आ गया, आपका पैसा आ गया। विदाउट मनी आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या काम करता है, वो बिजनेस में मनी काम करता है। हमारी बॉडी का जो ब्लड है, बिजनेस का ब्लड बताए क्या है, वो है मनी। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए तो पैरालाइज हो जाएगा, है ना, खत्म, दी एंड। तो वैसे के वैसे अगर किसी बिजनेस में मनी नहीं होगी, मनी नाम का ब्लड नहीं होगा, तो फिर वो बिजनेस भी पैरालाइज हो जाएगा, वो बिजनेस भी बंद हो जाएगा ना। तो मनी हो गई। फिर उसके बाद मनी से क्या करेंगे, मटेरियल होना चाहिए, है ना, और मशीन होनी चाहिए जिससे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेथड यानी कि किस तरीके से ये करना है वो भी होना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के रिसोर्सेज हैं। अब जो एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन जो होता है, वो क्या करता है, इन सारे रिसोर्सेज को करता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब इन सारे रिसोर्सेज को एकत्रित करता है, इनको कलेक्टिव लेके आता है ना। वो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड लेबर को लेके आता है, एंटरप्रेन्योर को लेके आता है, मैनेजर्स को लेके आता है, उसके बाद पैसा भी लगाता है, उसके बाद उस पैसे से मटेरियल भी परचेज करता है, फिर वो लेबर सब मिलकर के उस मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है, मशीन की ज़रूरत होती है, मेथड यूज़ होता है। और ये मतलब जो एंटरप्रेन्योर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, उन सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है ना। और उसके बाद जो उनका पर्पज़ होता है, उसके लिए ये सारे रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। जैसे बिजनेस का पर्पज़ क्या होगा, इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रॉफिट कमाना, है ना, बिजनेस को करना, एक इनोवेशन करना, है ना। मेन उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि इन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना ना हो करके लोगों की सेवा करना हो, जैसे एनपीओ होते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो एनजीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एनजीओ हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे पॉलिटिक्स में ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनका उद्देश्य कुछ और है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और होता है ना। तो बट यहाँ पर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं,
है ना, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पढ़ेंगे। यानी कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो और फिर प्रॉफिट कमाओ, जो बिजनेस का मकसद है उसको पूरा करो। ओके, ठीक। फिर इसमें हम आगे मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। मैनेजमेंट का मतलब हो गया जो ये रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करे हैं और इससे हमें प्रॉफिट कमाना है, तो इन रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं होगी तो फिर बिजनेस एकदम स्मूथली और 100% कैपेसिटी के साथ चल नहीं पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमको पढ़ना है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। भाई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइजेस अगर आपको सेटिंग करनी है, सेटिंग मतलब उसको स्थापित करना है, तो वो कैसे करें। तो देखो, इसमें एक वर्ड आता है प्रमोशन। क्या वर्ड आता है? प्रमोशन। ये जो प्रमोशन वर्ड है, वैसे तो प्रमोशन सेलिंग एंड प्रमोशन में यूज किया जाता है, वो अलग एक टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर प्रमोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान, एक ऐसी प्रोसेस बोल सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी बिजनेस को सेटअप किया जाएगा, तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रमोशन का काम जो करता है, जो बिजनेस को सेटअप करता है, उस पर्सन को बोला जाता है प्रमोटर। ये आपने कंपनी अकाउंट के अंदर सुना होगा कि कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाला जो पर्सन्स होते हैं उनको प्रमोटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर कौन हो गया? प्रमोटर एक वो पर्सन हो गया जो इस बिजनेस को क्या करेगा? सेटअप करेगा, इस प्रमोशन नाम की पूरी प्रोसेस को करेगा। ठीक है, और ये एक जो प्रमोटर होता है ना, वो एक, या प्रमोशन जो होता है, प्रमोटर तो करने वाला हो गया, प्रमोशन एक जो प्रोसेस हो गई, वो एक तरह से एक नए बच्चे के जन्म जैसी होती है ना, एकदम न्यू, है ना। और अगर बिल्कुल न्यू है तो फिर उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है, या इस व्यक्ति को आप एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? एंटरप्रेन्योर कब बोलेंगे? जब ये पर्सन जो बिजनेस सेटअप कर रहा है उसमें एक बिल्कुल न्यू इनोवेशन करके न्यू बिजनेस आइडिया लेके आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो फिर उसको एंटरप्रेन्योरशिप में भी या एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा इसको, और प्रमोशन को हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को डिसीजन लेना है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटिंग अप करने का, यानी कि उसको सेटअप करने का, तो उसको कौन कौन से डिसीजन लेने होंगे। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है ये है कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको सेटिंग अप करना है तो आपको कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आता है इसमें सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। भाई कौन सी लाइन का? आप अगर अपने घर वालों को जाके बोलो कि भैया हमको इतने पैसों की जरूरत है और हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या वो सीधे पकड़ा देंगे? नहीं, वो पूछेंगे आपसे कौन सा बिजनेस कर रहा है भाई, सर्विसेज का कर रहा है, गुड्स का कर रहा है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, मार्केट रिसर्च किया, कितना पैसा लगेगा, सेल्स कितनी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कितने होंगे, अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो ऐसा बिजनेस पहले कोई कर रहा है, नया कर रहे हो, बिल्कुल न्यू आइडिया है, या पहले से लोग जो कर रहे हैं उसी को कर रहे हो, है ना। तो ये सब, तो ये लाइन आपको बतानी पड़ेगी ना, बिजनेस की लाइन क्या है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस हो गए। टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर भाई आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कर रहे हो, उसका जो स्केल है वो क्या होगा, है ना, वो टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर आ गया आपका। इसके अलावा ये भी हो सकता है टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे या ट्रेडिंग करोगे, यानी कि ट्रेड करोगे, या फिर सर्विस दोगे कोई। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया रॉ मटेरियल परचेज करोगे, मशीन लगाओगे और उसके अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर सेल करोगे, या फिर आप बिल्कुल फिनिश गुड्स ही परचेज करोगे और उसको सेल करोगे, जैसे किराने की दुकान वाले करते हैं, है ना, बिल्कुल पैकिंग प्रोडक्ट ही होता है इनके पास, है ना। और या फिर आप जो है सर्विस सेक्टर में उतरोगे, कोई सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हो। तो कौन सा बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स या सर्विसेज है उसका टाइप क्या होगा, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो आप। ठीक है, और आप किसके लिए बना रहे हो, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए बना रहे हो या फिर इंटरमीडिएट गुड्स बना रहे हो, यानी कि जो फैक्ट्रीज में काम आएगा, जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया भी था मैंने। फिर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, सेल्स कितनी होगी, मार्केट रिसर्च कर लो भैया पूरी उस बिजनेस के बारे में जो आपने लाइन चूज करी है उसके बारे में, है ना, प्रोडक्ट कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, उसकी साइज कैसी होगी, है ना, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ बिजनेस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन, लाइन ऑफ सेलेक्ट आपने कर भी ली, उसके बाद उसकी रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा उसके बाद में साइज ऑफ यूनिट। वैसे साइज ऑफ यूनिट जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए,
है ना। अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे हो और तो आपको स्मॉल स्केल का बिजनेस करना पड़ता है, छोटे से स्टार्ट करना होता है, तो साइज भी आपको बिजनेस का भी ऑप्टिमम रखना है, अपने प्रोडक्ट का भी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि ना बहुत बड़ा साइज ना बहुत छोटा साइज, एक मीडियम साइज। वैसे सजेशन ये दिया जाता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, तो आपको स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए, एक छोटे से स्टार्ट करना चाहिए और उससे एक्सपीरियंस लेके फिर धीरे धीरे उसको एक्सपांड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस हो रहा है, तो फिर आप एक ह्यूज कैपिटल लगा करके मार्केट से फंड रेज करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, स्थिति के ऊपर। लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो तो स्मॉल से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता भैया, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है कि क्या है वो। ठीक है, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी बिजनेस की लोकेशन कहाँ, नेशनल लेवल पे होगी, इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक बिजनेस करोगे या फॉरेन बिजनेस करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे या यहीं परचेज सेल करोगे, ट्रेडिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उस हिसाब से आपकी लोकेशन डिसाइड होगी। किस टाइप का गुड्स है उस हिसाब से लोकेशन डिसाइड होगी, है ना। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है कोई भी बिजनेस, फॉर एग्जांपल के लिए आप एक ऐसा आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो शादियाँ वगैरह होती हैं तो उसके अंदर जो है ना, जो पहनावा है वो राजस्थानी लुक अलग ही होता है। उसमें साफा पहना जाता है, जैसे दूल्हे को जो तैयार किया जाता है ना, तो वो साफा वगैरह जिसको बोलते हैं, है ना, सर पे पहनते हैं उसको, आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल शादी, चाहे छोटी शादी हो, बड़ी शादी हो, मिडिल फैमिली हो, पुअर फैमिली हो या फिर रिच फैमिली हो, सबकी रेंज अलग होगी, प्राइस अलग होगी, लेकिन वो पैटर्न एक होगा। तो यहाँ पर अगर कोई इस एरिया में ऐसी दुकान खोलेगा तो चलेगा, लेकिन आप जाके खोल रहे हो एक ऐसी एरिया में जिनको पता ही नहीं है पहनावा क्या क्या, वहाँ पर बिजनेस चलेगा। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मुझे याद आ गया। ऐसे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है आईफोन जो बना तो नहीं सकते, वैसे भी इंडिया में मेक ही नहीं हो रहा है, मेड इन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई अगर आपको आईफोन की शॉप, एक स्टोर खोलना है कहीं पर, ठीक है, आपने फ्रेंचाइजी ले ली आईफोन वालों से, और अब आप जो है वो स्टोर एक ऐसी जगह खोल रहे हैं जहाँ के लोगों की, उस एरिया की जो एवरेज सैलरी है वो 10-15 हज़ार से कम है एवरेज, तो क्या वो लोकेशन सही है? नहीं। आपको ये शॉप कैसे खोलनी पड़ेगी सॉरी, ऐसी एक जगह पे जो एक रिच लेवल का क्राउड वहाँ आता है ना, जिनके लिए 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पर वो बिजनेस चलेगा। समझ में आया? तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस की। आपकी लोकेशन क्या होगी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है, फिर सेटिंग अप होगा बिजनेस। नेक्स्ट आता है चॉइस फ्रॉम ओनरशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करोगे, वैसे स्टार्टिंग में तो यही होती है, मतलब अकेला व्यापारी, है ना, और या फिर पार्टनरशिप कर लेते हैं कुछ लोग, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर पता है क्या होता है, इसमें आपको किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब अपनी शॉप का आपको कहीं पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो जीएसटी नंबर लेने की भी जरूरत नहीं होती है, वो भी अगर सर्विस है तो 20 लाख से ऊपर सेल्स होगी फिर जीएसटी नंबर लेना है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है तो 50 लाख से ऊपर सेल होगी फिर जीएसटी नंबर लेना, उससे पहले तो जीएसटी नंबर भी नहीं लेना आपको, है ना, तो मतलब जीएसटी नंबर तक नहीं लेना है। तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कर रहे हो, छोटे लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, बस रेंट एग्रीमेंट बनाया और कॉमर्शियल वो बिल्डिंग होनी चाहिए और आप स्टार्ट कर सकते हो। आया समझ में जी? लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं हम तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की ओर जाएंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसमें प्राइवेट कंपनीज भी होती है, पब्लिक कंपनीज भी होती है, ठीक है, तो उसमें आपको फिर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है आपको 2013 कंपनीज एक्ट जो है उसके हिसाब से आपको आरओसी के पास, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपनी कंपनी का। विदाउट आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाए, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको कंपनीज के अंदर, कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराए बिना आप जो है कंपनीज ओपन नहीं कर सकते, है ना, लीगली ये बहुत जरूरी होती है, लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, इसमें नहीं होती है। तो आप पहले डिसाइड तो करो कि भैया आपका क्या होगा, फॉर्म क्या होगा कंपनी का, है ना, किस तरीके का आप कंपनी या जो बिजनेस है वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको आती है उसकी सैलरी 20,000 रुपये भी होगी ना, तो भी वो 10 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा सेविंग वगैरह कर करके अच्छा खासा सेव कर लेगा पैसा, 10-15 लाख रुपए। और अगर किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है ना, तो महीने के भले 1 लाख रुपए भी कमाता हो ना, तभी भी बाद में भीख ही मांगेगा,
मतलब 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे फिर और उधार लोन लेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बिजनेस में भी हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में, कि भैया इसमें कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल भी 2 तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल, जिसको ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं आप एक तरीके से। फिक्स कैपिटल मतलब वो पैसा जिससे आप जो है कोई लैंड परचेज करेंगे या कोई बिल्डिंग परचेज करेंगे, ठीक है, या लैंड या बिल्डिंग रेंट पे लेंगे तो आप कोई मशीन परचेज करेंगे, मशीनरी परचेज कर सकते हैं, कोई प्लांट परचेज कर सकते हैं, कोई फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, एसी वगैरह, ये जो बड़ा बड़ा खर्चा होता है। ये जैसे आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान खोल रहे हैं, तो आपके लिए एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये आपका एक कैपिटल नेचर का हो गया, क्योंकि यहाँ पर पैसा एक बार लग गया ना, फिर वो लग गया है ना, वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। एक वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे, आपको डे टू डे शुरुआत में कितने पैसे की जरूरत होगी जिससे वो बिजनेस को ऑपरेट करना आसान होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बियर करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है, जो वर्किंग होती है, हमेशा चलती रहती है ना, पैसा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा ऐसे, है ना। लेकिन जो फिक्स कैपिटल होती है ना, वो एक बार लग जाएगी। तो ये आपको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा कि ये कैपिटल कितनी कितनी लगेगी, है ना, और वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत होगी, ताकि आप शुरुआत में सर्वाइव कर सको। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोविजंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भैया जिस टाइप की आपने मशीन परचेज करी है, जिस टाइप का आपने प्लांट परचेज किया है, जिस टाइप का आपका बिजनेस है, उस टाइप के बिजनेस में जो आपने चीज़ें परचेज करोगे, हाँ, तो उनकी रिपेयरिंग पे कितना खर्चा आएगा, उनकी सर्विसिंग पे कितना खर्चा आएगा, क्या उनकी रिपेयरिंग जो आप मशीन डिसाइड करके लाए हैं, क्या उसकी रिपेयरिंग शॉप आपके आसपास अवेलेबल है, क्या उसका सर्विस सेंटर है वहाँ पर, है ना। मान लेते हैं एक बड़ी स्मार्ट गाड़ी लेके आ गए, जो लग्जरियस गाड़ियाँ होती है ना, ठीक है, और पता चला आपके एरिया में वैसी रोड ही नहीं है जिस पे वो गाड़ी चले, तो फिर क्या मतलब, समझ में आया। और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, समझ में आया, सर्विसिंग कराने के लिए दूर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार तो ले ली, लेकिन जिस एरिया में चला रहे हो ना, उस एरिया में इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए जो है पावर स्टेशन ही नहीं, समझ में आया। जैसे एलन मस्क जो गाड़ियाँ ड्राइवरलेस लॉन्च कर रहा है, वो वहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है कि इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो नहीं है। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब इनका प्रोविज़न बनाइए, जो अभी आपकी ये फिजिकल चीज़ें हैं इनके बारे में आप प्रोविज़न बना के रखिए कि आने वाले टाइम में इन पे कितना कितना खर्चा होने वाला है। जो प्लांट है उसका लेआउट, प्लांट है ये, प्लांट नहीं, प्लांट का एक लेआउट अपने पास रखिए कि जो आपका प्लांट जहां आपने लगाया है, प्लांट का मतलब क्या होता है, बहुत सारी मशीनरी बन करके एक बड़ी सी मशीन बन जाती है, उसको प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लांट आपने लगाया है, वो प्लांट आपके गोडाउन से कितना दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका जो गोडाउन है जहाँ पर रॉ मटेरियल रखा जाता है और प्लांट है उसके बीच में बहुत दूरी है, तो रॉ मटेरियल को उधर से उधर ले जाने में फालतू का खर्चा हो जाएगा। तो उसका एक लेआउट बनाइए कि जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ से रॉ मटेरियल को इंसर्ट किया जाता है, वो रॉ मटेरियल का जो गोडाउन है उसके आसपास ही होना चाहिए। ओके, तो प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह जो है वो देख के आपको प्लांट का लेआउट तैयार करना चाहिए। प्लांट इतना भी दूर नहीं होना चाहिए कि जो उसको उसके बाद जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स तैयार होगा उसको वापस सप्लाई करने में दूर दूर तक जाना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लांट को लगाना चाहिए। पर्सन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। मेन जो मैंने आपको रिसोर्स बताया था, इसमें आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, सेमी स्किल्ड भी होते हैं, और अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होती है। तो आपको किस तरीके के मैन की ज़रूरत है, किस तरीके के पर्सन्स की ज़रूरत है, स्किल लेबर कितनी चाहिए, है ना, क्योंकि स्किल लेबर होगी ना उनकी सैलरी हाई होगी, है ना, उनका मेंटेन करना उनको हाई होगा। सेमी स्किल्ड जो होते हैं वो मीडियम वाले होते हैं, और स्किल वाले वो अनस्किल्ड वो लेबर होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं आपको। तो आपको कौन सी कैटेगरी के कितनी लेबर चाहिए, किस तरीके का मैनेजमेंट चाहिए, किस तरीके के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए आपको, तो वो पहले से आपको एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा उसका। फिर आता है प्रोसीजरल फैसिलिटीज़। प्रोसीजरल फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि लीगल एक्टिविटीज़ से हैं यहाँ पर इसका जो प्रोसीजरल फैसिलिटी है इसका मतलब है लीगल एक्टिविटीज़ से है। लीगल एक्टिविटीज़ जैसे मैंने एक पॉइंट के अंदर आपको बताया था, जैसे कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, और
जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो, और पार्टनरशिप और इंडिविजुअल बिजनेस है तो फिर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में इस प्रकार का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो पूरा लीगल प्रोसीजर जो भी है आपको वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा उस एरिया का, और वहाँ पर जो कानून लगता है, एक्ट लगता है बिजनेसेस के ऊपर उसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, और एंड में आप क्या करेंगे, अपने एंटरप्राइजेस को लॉन्च करेंगे, लेकिन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद, उनका अच्छे से मैनेजमेंट करने के बाद। तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिए आप सारे के सारे जो मैंने लिखा है आपको, 10th पॉइंट्स मतलब इनके नेम याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप एक पॉइंट लिखिए और उसके अंदर क्या लिखना है आपको, जो मैंने आपको बताया, यानी कि जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया वो अपनी लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हैं, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के अंदर, ताकि वे भी बेनिफिट उठा सकें, और व्यूज़ आएंगे तो डिटेल में और अच्छे से इसको करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, जय हिंद।